What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 11 of our 100 days Commerce Pro series और आज की इस शानदार क्लास में एक शानदार चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम ये समझेंगे कि कितने प्रकार के बिजनेसेस होते हैं, उन्हें शुरू कैसे किया जाता है। अब भाई कंपनी बनानी है तो कैसे बनेगी, क्या पार्टनरशिप में भी मैं बिजनेस कर सकता हूँ, दोनों में क्या फर्क होता है। अगर मैं अकेला अपने पापा के जैसे कोई दुकान खोलूँ, यानी कि मैं बस अकेला ही मालिक बनना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ अपना प्रॉफिट नहीं बांटना चाहता, उसको क्या बोलते हैं। अगर हम अंबानी की तरह पूरी फैमिली बिजनेस चलाएं तो वो कैसे चल सकता है। तो बहुत सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस होते हैं, वो सब हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत शानदार सा चैप्टर और मैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये बढ़िया से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली इन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। लेट्स बिगिन। तो सर ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग 5 तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को समझेंगे बेटा। पहली सोल प्रोप्राइटरशिप, फिर पार्टनरशिप, फिर जॉइंट हिंदू फैमिली, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज इन दोनों को करते हैं, कल इन तीनों को करेंगे और चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीक में सेकंड चैप्टर भी आपका खत्म, फर्स्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो। ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सारे चैप्टर्स हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सबसे पहले आता है बच्चों सोल प्रोप्राइटरशिप। What is sole proprietorship? देखो, सोल का मतलब होता है इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप बच्चों एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें इंडिविजुअल ऑनर होता है। जैसे मेरे पापा की मेडिसिन की शॉप है, वो अकेले ही कई सालों से वो शॉप चलाते आ रहे हैं, मेडिसिन सेल करते आ रहे हैं, तो वो बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटर है। आपके आसपास जितनी भी बेकरीज होती हैं जहाँ पे एक ही ऑनर होता है, कोई कन्फेक्शनरी की दुकान होती है, कोई गारमेंट शॉप होती है, कोई यूनिफॉर्म शॉप होती है, जितने भी आपके आसपास बिजनेस दिख रहे हैं जिसमें अकेला ऑनर है, वही सारे प्रॉफिट्स लेता है, वही सारे लॉसेस बेयर करता है, उसी को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बोलते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्ड सोल मीन्स ओनली एंड प्रोप्राइटर मीन्स द ऑनर। तो सोल प्रोप्राइटर कौन होता है? एक जो ऐसा इंसान जो अपने बिजनेस का अकेला मालिक है, उसके साथ कोई और प्रॉफिट या लॉस नहीं बांटता, उसके साथ कोई रिस्क या रिवॉर्ड नहीं बांटता, उसके साथ कोई डिसीजन मेकिंग नहीं बांटता, सब कुछ अकेला ही करता है ना। अ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज द रेसिपिएंट ऑफ ऑल प्रॉफिट। सारे प्रॉफिट इसके, एंड बेयरर ऑफ ऑल रिस्क, सारे रिस्क भी इसी के होंगे। फीचर्स क्या होंगे बच्चों, ये आपके स्क्रीनशॉट के लिए है, मैं सारा एक एक करके पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला फीचर होता है फॉर्मेशन एंड क्लोजर। तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर में बोलेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप को फॉर्म करना बहुत आसान है। बेयर मिनिमम ही कोई लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए। अगर कोई इस तरीके का बिजनेस है जिसमें लाइसेंस कंपलसरी है तो ही आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ना के बराबर या इवन जीरो फॉर्मेलिटीज के साथ आप कभी भी ये बिजनेस शुरू कर सकते हो और जब मन करे इस बिजनेस को आप क्लोज डाउन भी कर सकते हो। आपके ऊपर किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं है ना। तो इट इज रिलेटिवली वेरी इजी टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एज देयर इज नो सेपरेट लॉ। इसका कोई अलग से लॉ नहीं है। बेसिक सी लीगल फॉर्मेलिटीज अगर आपको चाहिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह की तो है, तो फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज ईजी। दूसरा आता है लाइबिलिटी। अब बच्चों लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है कि मैं कितने के लिए लाइबल हूं। कितने के लिए लाइबल हूं से क्या मतलब है कि अगर मैंने लोन लिया और मैं नहीं चुका पाया, यानी मेरे बिजनेस में मैंने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और मैं सिर्फ 20 लाख ही चुका पा रहा हूं, तो 80 लाख का क्या होगा? 80 लाख के लिए बेटा मेरे अपने खुद के एसेट्स भी बिक जाएंगे। खुद के मतलब हमने पढ़ा था ना, बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग होता है। ऑनर इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो बिजनेस ने अगर लोन लिया है तो पहले बिजनेस अपनी इनकम में से चुकाएगा। इनकम कम पड़ गई तो बिजनेस के एसेट्स बिकेंगे, संपत्ति बिकेगी। तब भी कम पड़ गई तो फिर ऑनर के पर्सनल एसेट्स भी बिकते हैं कि भैया आप ही का तो बिजनेस है, आप ही तो अकेले प्रॉफिट लॉस झेलते हो, तो आप अपना घर भी बेचो, आप अपना घर का सामान भी बेचो और हमें क्या करो, हमारा लोन पे करो। ऐसी लाइबिलिटी को बोलते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, और जहां पे पर्सनल एसेट्स बच जाते हैं उसको बोलते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। बहुत सारे आगे आप फॉर्म ऑफ बिजनेस पढ़ोगे जिसमें इंडिविजुअल ओनर के अपने पर्सनल एसेट्स पे कोई नहीं आएगा। कंपनी अगर चुका सकती है वेल एंड गुड, नहीं चुका सकती तो बात खत्म। समझे? तो देखो क्या लिखा है, द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब जब तक
सारा कर्जा नहीं चुकाया जाता, सब कुछ बिकेगा, बिजनेस का भी सब कुछ बिक जाएगा, उसका पर्सनल भी सब कुछ बिक जाएगा, समझे। एज अ रिजल्ट द पर्सनल एसेट्स ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर में बी यूज्ड टू सेटल द क्लेम्स ऑफ आउटसाइडर्स। तीसरा आ रहा है बेटा, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि रिस्क बियरर भी अकेला ही है ऑनर, प्रॉफिट रेसिपिएंट भी अकेला ही है। ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि सारा प्रॉफिट भी उसका, सारा रिस्क भी उसका, तो टेंशन फ्री होके काम कर सकता है। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी, अभी सर आपने कहा था कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो देखो बच्चों एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे ना दो सेंस से हम लोग डेफिनेशंस को पढ़ते हैं। एक होता है अकाउंटिंग सेंस, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एक जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द आइज ऑफ द लॉ। अगर हम लॉ की बात करें, कानूनी सेंस में, लीगल सेंस में अगर हम बात करें, तो लॉ बोलता है भैया हाँ अकाउंट्स में आप अलग अलग हो, जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो, बिजनेस का अपना नाम होगा, ऑनर का अपना नाम होगा, बिजनेस की अपनी पहचान होगी, ऑनर की अपनी पहचान होगी। लेकिन अगर मैं लीगली सोचूं, बिजनेस ने लोन लिया, बिजनेस नहीं चुका रहा, तो बैंक किसको ढूंढे भाई, बिजनेस एक्चुअल में तो आप ही हो या नहीं हो। तो लीगली अगर हम देखें बच्चों, तो बिजनेस और ऑनर एक ही है, इसीलिए तो ऑनर के पर्सनल एसेट्स भी बिकते हैं। हाँ, और अगर आप फाइनेंशियली देखो, अगर आप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एज इन द आइज ऑफ लॉ नो डिस्टिंक्शन इज मेड बिटवीन द ट्रेडर एंड हिज बिजनेस, बोथ आर ट्रीटेड एज वन एंटिटी, कॉन्सिक्वेंटली द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस हैज नो सेपरेट एंटिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द एक्टिविटीज इज वेस्टेड विद द ऑनर। उसके बाद कंट्रोल, कंट्रोल यानी पावर, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ एक ही इंडिविजुअल की है जिसका क्या नाम है, सोल प्रोप्राइटर, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी, क्या बिजनेस कॉन्टिन्यू रहेगा और कब तक रहेगा। देखो एक ही इंसान चलाता है, वो बीमार हो जाए, इंजरी हो जाए, डेथ हो जाए, पागल हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना भाई, ऑनर है तो इंसान ही, कुछ भी हो सकता है, तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। तो क्या लिखा है, द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में बी एडवर्सली अफेक्टेड, यानी उस पर बहुत तगड़ा अफेक्ट होगा ऑन द डेथ, मैंने आपको बता दिया, इंसेनिटी पागल होना, इम्प्रिजनमेंट जेल होना, फिजिकल एलिमेंट चोट लग जाना, बैंकरप्ट हो जाना, तो बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिजनेस कंटिन्यू नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो बिजनेस कंटिन्यूटी नहीं होती। देन वी हैव मेरिट्स, मेरिट्स में बच्चों बहुत सारे पॉइंट्स आप मेरिट्स में पढ़ोगे, बहुत सारे पॉइंट्स आप डीमेरिट्स में पढ़ोगे, तो आई विल रिकमेंड कि आप कोई भी 4-4 पॉइंट्स याद करके चलना, उससे ज़्यादा नंबर का आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो मेरिट्स में देखो सबसे पहले हम बोलते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई इंडिविजुअल ओनर हूँ मैं, अगर मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ तो मैं खुद ही सारे डिसीजंस लेंगे तो मैं क्विकली ले सकता हूँ, है ना, मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग होती है क्योंकि सोल प्रोप्राइटर इंडिविजुअली सब कुछ मैनेज करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है, आपकी जो भी डिसीजन मेकिंग्स हैं, आप जो भी फर्दर गोल्स हैं, आपके टारगेट्स हैं, एम्स हैं, वो आप इंडिविजुअली सोचोगे, आप किसी को बताओगे नहीं, आपके ऊपर कोई लीगल बर्डन नहीं है कि आपको बताना ही है, तो आपकी जितनी भी बिजनेस इंफॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, सीक्रेट रहेगी, ठीक है। जैसे कंपनीज के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, कंपनीज कुछ भी सीक्रेट नहीं रख सकती, उनको पब्लिक करना ही पड़ता है क्योंकि जनता आसपास का इंटरेस्ट लेती है कि ये कंपनी कैसा कर रही है। सोल प्रोप्राइटर के लिए ऐसा कुछ नहीं है, तो सारी इंफॉर्मेशन सीक्रेट रहेगी। डायरेक्ट इंसेंटिव, डायरेक्ट इंसेंटिव का मतलब कि आपका सीधा सीधा मोटिव ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ एज एन ऑनर। तो जब भी आप अपने आसपास कोई दुकान देखते हो, इंडिविजुअल ऑनर देखते हो, सोल प्रोप्राइटर देखते हो, तो सारा का सारा वो जो मेहनत कर रहा है उसका रिवॉर्ड उसी का है, डायरेक्ट इंसेंटिव है, सब आपका है, कोई सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, अब देखो अगर मैं अपनी दुकान पे बैठा हूँ और रात को 11 बजे तक दुकान पे बैठा हूँ, क्योंकि कस्टमर आ रहा है, तो रात को जाके मुझे रिलीफ फील होगा कि यार मज़ा आ गया, आज तो खूब पैसा कमाया, अच्छा लगता है, अकम्पलिशमेंट लगता है, क्योंकि एक लॉयल्टी होती है ना अपने बिजनेस की टुवर्ड्स की, पता है कि ये मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ। वहीं पे अगर मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे लगेगा यार मेरा तो 8 बजे का टाइम था, आज 11 बजे तक बिठा के रखा, अकम्पलिशमेंट फील नहीं होगा। अकम्पलिशमेंट कब फील होता है, अपने काम में, है ना, तो वो बात कर रहा है। सक्सेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ द एफर्ट्स, एज अ रिजल्ट सोल प्रोप्राइटर को बहुत पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलता है जब बिजनेस कुछ अचीव करता है। फॉर्मेशन क्लोजर आसान है, ये हम ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ चुके हैं, तो आप डायरेक्टली लिख दोगे कि सबसे बड़ा मेरिट यही है कि फॉर्मेशन और क्लोजर दोनों आसान है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नेक्स्ट आ रहे हैं बच्चों लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्यों ना करें। मेरिट्स में क्या था, क्यों करें, और डीमेरिट्स है कि क्यों ना करें। अब आपसे कोई पूछ ले कि भैया बताओ
अपनी इंडिविजुअल दुकान खोलना चाहता हूँ, खोलूँ या ना खोलूँ? तो अगर आपको नेगेटिव्स बताने हैं तो ये लिख के आना। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। आप कहोगे भैया बिजनेस चलता है पैसे से, कैपिटल से। जितना ज़्यादा पैसा लगाओगे, जितना ज़्यादा आपकी दुकान में गोदाम में माल होगा, उतना ज़्यादा कस्टमर खरीदने के लिए तैयार रहेगा। स्टॉक तो भर के रखना पड़ेगा। कैसे भरोगे भैया स्टॉक? पैसे से। पैसा ही नहीं हुआ फिर क्या करोगे? तो जितने भी रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस है ना बेटा, इसमें लिमिटेड होते हैं आपके पास, क्योंकि अकेला इंसान कितना ही पैसा लगा देगा भाई। तो सोल प्रोप्राइटर में सबसे पहली चीज क्या है? इट सफर्स फ्रॉम लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड रहते हैं आपके पास। पर्सनल सेविंग से आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे? प्रॉब्लम तो रहेगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस किससे चलता है? ऑनर से चलता है। ऑनर की खुद की लाइफ लिमिटेड है। लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी पढ़ के आयो, ऑनर को कुछ भी होगा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बिजनेस की लाइफ भी हम बोल सकते हैं कि ये लिमिटेड है, क्योंकि ऑनर की डेथ, इंसॉल्वेंसी समझते हो, दिवाला निकल जाना, इलनेस, बीमारी हो जाना, तो बहुत प्रॉब्लम आती है बिजनेस के ऊपर। अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबसे बड़ा लिमिटेशन। क्यों ना करें आप सोल प्रोप्राइटरशिप? क्योंकि आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे। अगर आपने बिजनेस के नाम से लोन लिया और वो लोन आप नहीं चुका पाए तो आपके बिजनेस के एसेट तो जाएंगे ही जो जाएंगे, आपके पर्सनल एसेट्स भी बिक जाएंगे। तो हम क्या बोलते हैं? अनलिमिटेड लाइबिलिटी देखने को मिलती है, जो कि सबसे बड़ा लिमिटेशन है। सोल प्रोप्राइटर इज यूजुअली लेस इंक्लाइंड to assure greater risk in the business. This is because if the business plan does not work, his personal assets may also be utilized. ठीक है? Limited managerial ability. अब एक इंसान क्या क्या करेगा यार? बड़ी कंपनी आप देखते हो, उसके अंदर प्रोडक्शन के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट होता है, हर चीज़ का एक अलग डिपार्टमेंट। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ऑनर सब कुछ खुद ही है। मैं ही अपनी दुकान पे सेल्समैन हूँ, मैं ही अपनी दुकान में मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं ही अपनी दुकान पे परचेजर हूँ, माल खरीद के मैं ही लाऊंगा, मैं ही अपनी दुकान में मार्केटर हूँ, मैं ही मार्केट करता हूँ, सब कुछ मैं ही करता हूँ। तो एक इंसान कितना भी कैपेबल क्यों ना हो, सारी स्किल तो नहीं हो सकती उसके अंदर। तो मैनेजरियल स्किल्स बच्चों यहाँ पे लिमिटेड होती है, क्योंकि एक अकेला इंसान क्या क्या करेगा भाई? जान लोगे क्या बेचारे गरीब की? तो यहाँ पे ये सारी लिमिटेशंस हमें देखने को मिलती हैं सोल प्रोप्राइटर में। ठीक है? अब सर इतनी सारी लिमिटेशंस जब आई गई हैं, तो हम ऐसा कौन सा बिजनेस करें जिसमें ये लिमिटेशंस ना हो? उसका जवाब है पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर से एक बेटर फॉर्म ऑफ बिजनेस हो सकता है पार्टनरशिप। क्यों? मैनेजरियल एबिलिटी एक में नहीं थी, 2 लोग आ जाओ, 3 लोग आ जाओ, मिलके बिजनेस कर लो। क्या पता एक मार्केटिंग में एक्सपर्ट हो, एक सेल्स में एक्सपर्ट हो, एक फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, तीनों मिलके बिजनेस करो, बढ़िया चलेगा। पैसा कम था, 3-4 लोग मिलके, 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, 20 लोग मिलके पैसा लगाओ, बड़ा बिजनेस बनाओ, पैसे की भी प्रॉब्लम दूर हो गई। तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो सोल प्रोप्राइटर में थी, सारी प्रॉब्लम्स पार्टनरशिप दूर कर देता है। सर पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? देखो लिखा हुआ है, टर्म पार्टनरशिप मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल। एसोसिएशन का मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं किसी भी बिजनेस मोटिव के साथ। एसोसिएशन का मतलब एक साथ आना। 2 या 2 से ज्यादा, सर मिनिमम कितने आएंगे? मिनिमम बच्चों 2 आएंगे। सर मैक्सिमम कितने आएंगे? मैक्सिमम बच्चों 50 आएंगे। ठीक है? तो मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप के अंदर। तो पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व्स शेयरिंग ऑफ द राइट्स टू ओन। राइट्स भी शेयर होंगी, मैनेजमेंट भी शेयर होगा, कंट्रोल भी शेयर होगा बिजनेस का 2 या 2 से ज्यादा लोगों में। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार क्या डेफिनेशन है? द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड, जिन्होंने एग्री करा, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट बांटेंगे, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो सब चलाएंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सपोज 3 पार्टनर्स हैं, 2 आज टूर पे हैं, तो एक जो दुकान पे बैठा है ना, वो जो भी काम करेगा वो तीनों के बिहाफ पे काम कर रहा है। फिर चाहे 2 फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, बट तीनों की डिसीजन मेकिंग एक ही कर लेगा। तो बिजनेस मे बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, बट इट विल एक्ट एज ऑल। समझ गए? ठीक है, चलो सर, ये सब मैंने आपको बता दिया, ये उसी के बारे में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस बता दिया, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 बता दिया, कैरिड ऑन बाय या तो सब चलाएं या एक चलाए सबके नाम से। ठीक है, चलो सर, फीचर्स जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मेशन। तो
तो देखो, पार्टनरशिप फर्म अगर आपको बनानी है बच्चों, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा। ये याद रखना, एग्जाम में लिख के आना है आपको ये, ठीक है, कि पार्टनरशिप जो है ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलती है। अब कैसे आप पार्टनरशिप बना सकते हो? एक एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट समझते हो? एक कागज लेके आएंगे, उस कागज पे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखेंगे कि कौन कितना पैसा लगा रहा है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, कौन कितना प्रॉफिट लेके जाएगा, किस तरीके से डिसीजन मेकिंग होगी, लड़ाई झगड़ा होगा तो कैसे सॉल्व होगा। तो उस एग्रीमेंट पे सब कुछ लिख के सारे पार्टनर साइन करके जब चीज़ें करते हैं तो पार्टनरशिप फॉर्म होता है। आपको अपनी फर्म को रजिस्टर भी कराना पड़ता है विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपकी इच्छा है, आप कराना चाहो तो करा सकते हो, नहीं कराना चाहते तो छोड़ भी सकते हो। और उसी तरीके से पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है, ये जो हम एग्रीमेंट बना रहे हैं, ये जो पेपर बना रहे हैं, ये एग्रीमेंट रिटन तो जनरली यही बोला जाता है कि रिटन होना चाहिए, लेकिन ये ओरल भी हो सकता है बच्चों। ओरल का मतलब कि हम मुंह जुबानी भी इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर बाद में डिस्प्यूट हुए तो फिर वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसीलिए इट इज एडवाइजेबल कि रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, बट हो सकता है ओरल भी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द एग्रीमेंट कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशंस विच गवर्न द रिलेशनशिप। हर चीज लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, यानी कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए, सब कुछ एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट चलेगा। सही हो गया, परफेक्ट हो गया। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए एक साथ मिल के आए हो, यानी 8-10 लोग कोई चैरिटेबल पर्पस के लिए मिल के ज्वाइंटली कुछ करना चाहते हैं, वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन समझ गए। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स कैसी होती है बच्चों? इसमें भी वही सेम अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है जैसी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती थी, कि अगर आप बिजनेस के लोन नहीं चुका पाओगे तो आपके पर्सनल एसेट्स बिकेंगे। पार्टनरशिप में भी सेम चलता है, अगर आप बिजनेस का लोन टाइमली नहीं चुकाओगे तो पर्सनल एसेट्स बिक जाएंगे। उसके बाद रिस्क बेयरिंग। रिस्क जो है इस बार शेयर हो जाते हैं। शेयर का मतलब बढ़ जाते हैं, रिस्क सब में बढ़ जाते हैं। 2, 3, 4, 5, 10 पार्टनर्स अगर हैं तो 10 के 10 आपस में रिस्क को बांटेंगे, रिस्क को शेयर करेंगे, बढ़िया तरीके से मिलजुल के काम करेंगे, किसी का भी इंडिविजुअल रिस्क नहीं होगा। तो ये हम इसके मेरिट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो सर, रिस्क के बारे में भी समझ गए। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बच्चों, अगर मैं सोल प्रोप्राइटर से कंपेयर करूं तो डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, बट इतनी क्विक नहीं होती जितनी सोल प्रोप्राइटर की होती है। क्योंकि देखो, उसको किसी से पूछना नहीं है, फटाफट सोचना है, डिसीजन मेकिंग करनी है। पार्टनरशिप में अगर 50 पार्टनर है, मीटिंग्स होंगी, बैठेंगे, सोचेंगे, डिस्कशन करेंगे, जितने लोग उतने थॉट प्रोसेसेस, तो टाइम लगेगा। डिसीजन अच्छा आएगा ये अलग बात है, लेकिन समय लगेगा। तो क्विक तो नहीं है, बट बेटर डिसीजन मेकिंग है, ये हम इसके अंदर लिख सकते हैं। देन कॉन्टिन्यूटी, क्या बिजनेस चलता रहता है? डिसीजन मेकिंग कंट्रोल समझ गए, क्या बिजनेस चलता रहता है? तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ चलती है कि भैया अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी हो गई, पागल हो गया, कुछ भी हो सकता है, यानी वही इंसेनिटी, कुछ भी हो सकता है, तो ये बिजनेस भी बंद हो जाएगा। यानी बिल्कुल अगर मैं बोलूँ कि स्टेबल है तो एज कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटर बेटर है, क्योंकि कई लोग मिलकर करते हैं, लेकिन सेम वही है कि भैया अगर एक पार्टनर को कुछ भी होगा तो एग्रीमेंट पूरा खत्म होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। क्या सर बिजनेस भी बंद हो जाता है? देखो, बिजनेस बंद नहीं होगा। अगर 50 लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई है, तो बिजनेस थोड़ी ना बंद हो जाएगा। हाँ, पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा उनका, पुराना एग्रीमेंट खत्म होगा, नया एग्रीमेंट बनेगा। ये चीज दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है। तो देखो लिखा हुआ है, पार्टनरशिप इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी स्टेबल। क्यों? क्योंकि वही डेथ हो, रिटायरमेंट हो, इंसॉल्वेंसी, इंसेनिटी हो किसी भी पार्टनर की, तो बिजनेस एंड हो सकता है। मैं जब भी बिजनेस की बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पे, तो मैं एग्रीमेंट की बात कर रहा हूँ। बिजनेस थोड़ी ना बंद होगा पूरा का पूरा, नया एग्रीमेंट बनेगा, बिजनेस चलेगा, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव के साथ बिजनेस होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है बेटा हर पार्टनर एक दूसरे के लिए म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स हैं, ए ने कोई डिसीजन लिया है तो बी और सी पे भी वो उतने ही बाउंड हैं जितने ए पे हैं, है ना। सी ने कोई बात करी तो वो ए और बी दोनों पे भी चलेगी, दोनों पे लागू होगी। तो कोई भी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए प्रिंसिपल भी है, यानी उसका सुपीरियर भी है, और उसका एजेंट भी है, यानी उसका सबऑर्डिनेट भी है। तो अगर किसी पार्टनर ने कुछ कहा है बड़ा बन के, तो दूसरे को माननी पड़ेगी। फिर दूसरे ने कुछ कहा बड़ा बन के, तो पहले को भी माननी पड़ेगी। तो एक दूसरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एजेंट एक दूसरे के हैं। क्या लिखा है?
एज पर द पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर, या तो सब चलाएंगे या कोई एक चलाएगा एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। तो हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, समझ गए। चलो सर, अब इसके क्या क्या मेरिट्स होंगे। देखो जो वहाँ पे डीमेरिट्स थे वो यहाँ पे मेरिट्स हो सकते हैं, सही है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे भी फॉर्मेशन आसान है, इजी फॉर्मेशन, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, बिजनेस चालू करना भी आसान है, बंद करना भी आसान है। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अब लोग मिल के बात करके डिस्कशन करके डिसीजन मेकिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स बेटर होगी। उसके बाद मोर फंड्स, ज़्यादा पैसा होगा क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिजनेस अच्छे से चल सकता है। रिस्क बट जाएगा किसी भी एक के ऊपर, जैसे सोल प्रोप्राइटर का तो अकेले का रिस्क था, बेचारे का डूबा तो सब डूब गया। यहाँ पे रिस्क बट जाएगा, 1 करोड़ का लॉस है, 10 लोग हैं तो 10-10 लाख एक के हिस्से में आएगा, तो रिस्क बट जाता है। उसके बाद सीक्रेसी, क्या यहाँ पे सब कुछ सीक्रेट रहता है, बिल्कुल सेम जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बच्चों सब सीक्रेट रहता था, यहाँ पे भी सीक्रेट रह सकता है। आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि आप अपने बारे में चीज़ें पब्लिक करो, सीक्रेट रख के आराम से काम कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो सर, अब लिमिटेशंस क्या होंगी, यही हम आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे, इसके बाद हम कल चैप्टर को ख़त्म करेंगे। देखो क्या है लिमिटेशंस, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली वही सेम, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का क्या मतलब होता है सर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है आपकी पर्सनल एसेट्स खतरे में हैं। अगर आप बिजनेस का लोन ना चुका पाए तो योर पर्सनल एसेट्स में बी यूटिलाइज्ड। लिमिटेड रिसोर्सेज, अरे सर लिमिटेड रिसोर्सेज अभी तो हम पढ़ रहे थे, मोर फंड्स अब यहाँ लिख रहे हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। बिल्कुल, देखो जब तारीफ करनी थी तो मैंने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप से अच्छा है। अब जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे कमी निकालनी है तो मैं बोलूँगा यार कंपनियों के पास देखो कितना पैसा होता है, क्योंकि उनके अंदर तो मेंबर अनलिमिटेड हो सकते हैं तो पैसा भी अनलिमिटेड हो सकता है। यहाँ तो 50 ही होंगे ना, तो एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म्स कहीं ना कहीं रिसोर्सेज लिमिटेड भी है। समझे या नहीं समझे। तो अगर मैं सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करूँ तो उससे तो बेटर है मोर फंड्स। कंपनी की बात करूं, लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जहां भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलेंगे तो लड़ाई झगड़ा तो होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, क्योंकि देखो माइंडसेट अलग अलग होता है, बैकग्राउंड्स अलग अलग होते हैं, चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो जब इतना कुछ चलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे, है ना। उसके बाद लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पार्टनरशिप कभी भी बंद हो सकती है, राइट, यानी एग्रीमेंट खत्म हो सकता है अगर कुछ भी होता है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, लोगों को, पब्लिक को कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, आप एज अ बिजनेस पैसा चाहिए आपको, पब्लिक के पास आप गए कि भैया थोड़ा थोड़ा पैसा दो ना प्लीज़, हमें बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तो पब्लिक शायद ना दे, क्योंकि आपने चीज़ें अपनी ओपन करी नहीं पब्लिक के लिए, आपने सीक्रेट रखी। कंपनीज को पैसा क्यों मिल जाता है पब्लिक से, पब्लिक से भी कंपनी लोन ले सकती है, मैं आगे सिखाऊंगा आपको क्यों मिल जाता है, क्योंकि कंपनी की सारी चीज़ें ओपन होती हैं। आप किसी भी कंपनी के बारे में गूगल पे सर्च करोगे, उसने कितना कमाया, कौन कौन मालिक है, कितना पैसा किसके पास, सब लिखा आ जाएगा। पार्टनरशिप के बारे में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, सीक्रेट रखा जाता है। पब्लिक को कुछ पता ही नहीं तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस कैसे बने। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि सीक्रेट रहता है, चीज़ें वर्किंग पब्लिक को दिखती नहीं है, तो पब्लिक का इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं बनता। तो ये बच्चों कुछ कमियां हैं पार्टनरशिप में। आज हम लोगों ने मेनली थोड़ा सा शुरू करी चीज़ें, सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। कल मैं आपको अलग अलग तरीके के पार्टनर्स के बारे में पढ़ाता हूँ, कंपनीज के बारे में पढ़ाता हूँ, बाकी फैमिली बिजनेस के बारे में पढ़ाता हूँ, सोसाइटीज़ बना के कैसे बिजनेस कर सकते हैं वो भी पढ़ते हैं, और चैप्टर को समाप्त करेंगे। ऑलराइट, तो बहुत शानदार तरीके के 2 फॉर्म्स मैंने आपको समझाए। अब मेरा एक सवाल है, चैप्टर ख़त्म करने से पहले हमेशा की तरह एक सवाल है, अगर आपको बिजनेस करना हो तो इन दोनों में से कौन सा बिजनेस करना चाहोगे? अकेले ऑनर बन के सब खुद रखना चाहोगे, या पार्टनरशिप करके अपना प्रॉफिट बांटना चाहोगे? क्या लगता है, आपका माइंडसेट क्या बोलता है कि सर मैं तो अकेले करूंगा या मैं पार्टनरशिप करूंगा? मुझे कमेंट्स में बताओ, आप सोल प्रोप्राइटरशिप करोगे या पार्टनरशिप करोगे? कल मिलता हूं, कल फिर पूछूंगा 5 में से कौन सा करोगे। अभी देखते हैं कि क्या कल आपका माइंडसेट चेंज होता है। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग।